हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे आपको पता है लगातार आपके साइंस यानी फिजिक्स की क्लास चल रहे हैं और इसमें अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे अपने को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है तो सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए करना है। और हम कुछ बात करेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को पढ़ने से क्या एडवांटेज है और एनसीईआरटी में कितना दिया है उससे ज़्यादा किस तरीके से अपने को पढ़ना है, हम इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले मैं इनकी चर्चा कर देता हूँ कि जो यहाँ पे सिलेबस क्या होगा, है ना। सिलेबस जब आप जाओगे सिलेबस देखने तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एनसीईआरटी एक रेफरेंस के लिए हम लेते हैं एनसीईआरटी, इसकी जो आप बुक देखोगे तो इसमें टॉपिक्स तो बहुत सारे दिए हैं, है ना। टॉपिक जब देखोगे तो बहुत सारा, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत कम दिए हुए हैं। तो आपको थोड़ा अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट पढ़ना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं मैं बताता हूँ। अगर इस टॉपिक को जाओगे सिर्फ थियोरेटिकल अप्रोच से जाओगे तो थियोरेटिकल अप्रोच से सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हो तो आपको एसएससी जेई वाला या फिर आरआरबी जेई वाला में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब इसके कुछ थोड़े न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा थ्योरी में भी डेप्थ में जाना पड़ेगा। और इस डेप्थ थ्योरी के अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच पे जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? क्या एसएससी में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है? नहीं। आरआरबी जेई में जो आपको साइंस होगा तो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल फिर कहाँ पे मिल सकता है सर? तो मैं बताता हूँ। यहाँ न्यूमेरिकल के लिए आपको डेप्थ में थ्योरी थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। और डेप्थ में थ्योरी सर क्यों देखना पड़ेगा? अगर आप आरआरबी के अंदर आज के डेट में आरआरबी के आप एग्जाम देते हो, आरआरबी का कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें ना साइंस में फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के आने लगे हैं, थोड़ी डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर हम साइंस में इलेक्ट्रिसिटी में अगर 15 टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों ना 18 टॉपिक में पूरा कवर हो रहा है तो उसको फॉलो करें और 18 टॉपिक करके अपन सिलेबस को कंप्लीट करें। दूसरा, अगर डेप्थ में मैं कहता हूं कि अगर कोई टॉपिक है जो 15 मिनट में हो जा रहा है, अगर 17 या 18 मिनट में वो टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूं पूरा फिजिक्स अगर हम 25 घंटे में कवर कर रहे हैं और 30 घंटे में ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन छूटने की नाम ही ना हो, तो हम उस अप्रोच को जाएंगे हमेशा। क्योंकि एक बार ही थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, बाकी तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। तो याद रखें, आरआरबी के किसी भी एग्जाम में जब आप जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं एएलपी टेक्नीशियन, है ना, एएलपी टेक्नीशियन, या फिर अब बहुत लो स्टैंडर्ड ग्रुप डी में भी जाओगे ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। आप एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी जो रेलवे का ही एग्जाम होता है, ग्रुप डी में भी जाते हैं तो आपको अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर थ्योरी पोर्शन तो कवर करूंगा ही, ओके। तो थोड़ा ब्रेक हो गया था वीडियो के अंदर, कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप सो अब आ रहा है प्रॉपर, है ना। तो मैं यहां बात करता हूं कि इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अभी जो है मैं आपके लिए ये एएलपी टेक्नीशियंस और एनटीपीसी या और भी आरआरबी के एग्जाम के लिए पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी 5 घंटे का होगा, हो सकता है कि 6 घंटे 7 घंटे जाए, तो उतना में हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब चर्चा करने वाले हैं इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा। एकदम बारीकी से हर चीज पढ़ना है। सिलेबस में जाएंगे तो एनसीईआरटी में कमी नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक को लिया है, लेकिन उस टॉपिक को उतना ब्रीफ नहीं किया, अपन ज्यादा ब्रीफ करेंगे। ओके, आइए सिलेबस को अपन देखते हैं एक बार। सिलेबस में सबसे पहले जैसे आप पढ़ते हो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाएंगे तो चार्ज ही हमारा फाउंडेशन होगा एकदम। चार्ज यानी आप कहते हो आवेश, है ना। इलेक्ट्रिक करंट यानी सिलेबस में जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट बाइलिंगुअल रहेगा, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत
विभवांतर, विद्युत विभवांतर है ना, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत लगा देना है ना, क्योंकि इतना लिखूंगा तो स्पेस कम होगा, इसलिए थोड़ा कम करते हैं, है ना। चलिए उसके बाद आगे अपन जाएंगे। तो ये टॉपिक अपन जो करेंगे ना एक एक करके करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया है, रेजिस्टेंस से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स में। रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध। अगर मैं आगे बात करूंगा यहाँ मैं बात करूं तो आगे इस पे डिस्कस करूंगा तो आपको मिलेगा प्रतिरोध से रेजिस्टेंस। अगर मैंने लिख दिया तो रेजिस्टिविटी भी इसके साथ अपन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हर टॉपिक को एलिब्रेट करते जाएं, अभी रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, इसके यूनिट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन से जो आपका सर्किट बनता है वहां से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन से बेहतर कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आगे इसमें इसी ही देखना है, यानी प्रतिरोध का जो कनेक्शन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। रेजिस्टेंस जैसे ही हो गया तो आप इंडक्टर कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कैपेसिटर। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं कि चालक पढ़ें, कंडक्टर। और कंडक्टर पे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं कि प्रतिरोध क्या क्या होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो कंडक्टर मतलब चालक भी आपको पढ़ना है। अब ये चालक के साथ अगर बात करें तो चालक के साथ तो अपन फिर कहोगे कि कुछ चालक भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर वाले भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कहीं कहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम अलग चैप्टर डील करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में वो सारे टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे, तो सेमीकंडक्टर को इसमें हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, ये सब अपने आप में एक टॉपिक है ना, उस टॉपिक को डील करेंगे। कंडक्टर जैसे ही हो गया हमारा, अब आएगा हमारा यहाँ पे कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। यहाँ पे सेल के बारे में भी अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। कैपेसिटर जैसे ही ओपन हो गया, जैसे कि यहाँ पे अपने को सेल पड़ेगा, जैसे प्राइमरी सेल होता है या सेकेंडरी सेल होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें बहुत कुछ है नहीं, है ना, इसमें बहुत कुछ है नहीं। सेल एंड बैटरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओम्स लॉ, ओम्स के नियम, अगर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है तो ये सारा चैप्टर उसको अच्छे से पता होता है ना। कूलम्स लॉ, है ना, ओम के नियम, ओम के नियम, कूलम्ब लॉ, कूलॉम के नियम। अगर यहाँ स्पेस कम बचेगा तो इसको भी बाद में मिटा देंगे, अभी लिख दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चे को थोड़ा सा समस्या हो जाता है। आगे मैं बात करूँ कूलम्स लॉ के बाद अगर मैं डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डिस्कस करने की। यहाँ पे कैपेसिटर भी हमने जैसे डिस्कस किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कह सकते हो, है ना। मैग्नेट अलग पढ़ेंगे, मैग्नेट भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपने को। ट्रांसफॉर्मर, इस पे बेस्ड छोटा छोटा क्वेश्चन भी होता है। अब रेजिस्टेंस जब यहां बोला हूं तो कंडक्टर भी बोला हूं, रेजिस्टेंस भी, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन होता है। तार को खींचकर, है ना, आपने देखा होगा, तार को खींचकर या किसी और चीज को कंप्रेस कर एरिया दोगुना इतना, इस पे भी क्वेश्चन होते हैं। तो वो सब क्वेश्चन भी अपन डील करने वाले हैं। तो अपन देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अब ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब जैसे आता है, कई बार पूछा है डायनेमो क्या होता है ना।
तो डायनेमो क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, तो इसमें आपको बेसिक जानकारी पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में पूछेगा। तो बेसिक जानकारी होता है, उस टॉपिक को मिल के देता हूं, मतलब 4-4 5-5 लाइन में चीजें खत्म होती है ना। कभी कभी आपको ये पता होगा कम्यूटेटर सेगमेंट, अगर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा कोई होगा तो उनको कम्यूटेटर सोचो कितना डेप्थ में पढ़ते हैं कि क्या काम होता है, तो ये कुछ कुछ रेलवे के एग्जाम में ये तक पूछ देता है कम्यूटेटर का क्या काम होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाला तो कर लेगा पर बाकी बच्चे नहीं करेंगे, और अब हम उतना डेप्थ में अगर जाते हैं तो समस्या हो जाती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि आप थ्योरी को उतना ही पढ़ें पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि अगर उससे बाहर टर्मिनोलॉजी आता है तो हम उसको बना लें। अदरवाइज कम्यूटेटर से अगर क्वेश्चन पूछने लगे और हम कम्यूटेटर आर्मेचर वगैरह पढ़ने लगे तो पूरा मशीन हो जाएगा, यानी अपने आप में ये ग्रंथ हो जाएगा। तो हम इसको लिमिट करते हैं। फिजिक्स पढ़ना तो बहुत बड़ी चीज है, यही फिजिक्स ही नाम था तो 12th में हम बहुत घंटे पढ़ते थे, 200-200 घंटे, 300-300 घंटे, और यही फिजिक्स यहाँ है तो कंप्रेस तो करना होगा क्योंकि उतना समय नहीं दे सकते। तो आपको सिलेबस को उसी के अनुसार करना होगा, और रह जाती है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस भी करना होता है। थ्योरी से 100% क्वेश्चन की गारंटी कभी नहीं होती, क्योंकि हर थ्योरी हर क्वेश्चन को कवर करने लगे किसी थ्योरी से तो थ्योरी अपने आप में बहुत वास्ट हो जाता है। इसीलिए लिमिटेशन बहुत जरूरी है और प्रॉपर हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद अगर मैं बात करूं तो मोटर सबके पास जानकारी होनी चाहिए। मोटर है ना, जनरेटर, जनरेटर का जैसे आविष्कार के बारे में पूछता है कि जनरेटर का आविष्कार किसने किया है ना, जी मोटर, जनरेटर, डायनेमो, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक बचा रहेगा। यहाँ पर लगभग हमने सारे टॉपिक को कवर कर दिए हैं, है ना। हाँ, बल्ब, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब के क्वेश्चन आते हैं जी। इलेक्ट्रिक बल्ब के पहले तो आते थे, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद एलईडी, है ना, CFL। आपको पता है एक बार CFL का फुल फॉर्म पूछा गया है IAS के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, तो अपन देख लेंगे। चलिए अब इस वाले टर्मिनोलॉजी पे आ गए हैं, तो आप इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे कि हमारा इमेज में भी है तो उसको पढ़ना है जी। हीटर के बारे में पूछता है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और साथ में हम यहाँ पे ले लेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन भी ले लेंगे जिससे आप प्रेस करते हो, आयरन, है ना। फ्यूज वायर के बारे में पूछा गया। फ्यूज से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जाओगे ना बहुत जगह कंफ्यूज करते हो फ्यूज वायर, फ्यूज एंड फ्यूज वायर, फ्यूज एंड फ्यूज वायर। और भी कुछ टॉपिक अगर छोटे मोटे होंगे तो हर चीज को तो लिख नहीं सकते, वहां पे एक्सप्रेस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। इसमें कहीं कोई छूटने की बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसको हम इतना पढ़ेंगे कि अपने आप में 50 घंटे का सिलेबस हो जाए, भी नहीं, एकदम कंपैक्ट रूप में पढ़ेंगे। और कुछ बाहर वाली चीजें भी आती हैं तो उसको हम क्वेश्चन से भी डील कर लेंगे। तो इस तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम इतने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना, और इसको अपन कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हमने इस सिलेबस में हर चीज़ की चर्चा किया। हाँ, जैसे मैंने एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला था मैं, यहाँ पे देखिए, ये जो फ्यूज एंड फ्यूज वायर है, अगर बच्चे को पूछोगे फ्यूज का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हाई या लो, और फिर रजिस्टिविटी पूछ लो तो वही गड़बड़ा जाएगा मामला। ये मैंने अच्छे जगह देखा कि कितनी समस्याएं होती है इसमें। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको याद ही रख लेते, समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे कि कभी याद रखने का कोई झंझट ही नहीं। और वही मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो बच्चा को पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, गलने की जो क्षमता होती है वो क्या होनी चाहिए। लेकिन जब रेजिस्टेंस पूछोगे तो बता देगा, रेजिस्टिविटी पूछो तो वो कंफ्यूज हो जाए कि जो रेजिस्टेंस हमने बताया क्या वो भी सही बताया कि नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो इन सारी समस्याओं से हम आपको निजात दिलाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई होप सो पूरा सिलेबस आपको मिल गया। हम मिलते हैं आपसे कुछ अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।